सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपकी अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, नैतिक विकास का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझेंगे, और यह सिद्धांत क्यों दिया गया, इसका रीजन क्या है। आप लोगों ने अपने बचपन में सभी लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा था नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा की एक बुक आती थी जिसमें कहानियां होती थी, और फिर जो कहानियों के बाद कोई ना कोई एक उसमें हमें शिक्षा मिलती थी। उस कहानी की हमें क्या मिलती थी, उस कहानी से हमें एक सीख मिलती थी जिसे हम क्या कहते थे, नैतिक शिक्षा कहते थे। तो यहाँ पर नैतिक विकास का तात्पर्य इसी से आप लगा सकते हो कि बच्चे के अंदर बच्चा ऐसा व्यवहार करे कि उसके व्यवहार से किसी को कोई हानि ना पहुंचे, उसका व्यवहार मित्रवत हो, वह अपने आसपास अपने फ्रेंड्स कभी भी किसी को भी उसकी मदद की जरूरत हो तो वह वहां पर उसकी मदद जरूर करे। यानी कि बच्चे के अंदर मॉरल वैल्यू होनी चाहिए, उसके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना, लोगों की सहयोग करने की भावना, लोगों से मित्रवत बात करने की, व्यवहार करने की भावना होनी चाहिए। यही होता है नैतिक विकास। तो इसकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे नैतिकता अनैतिकता किसी का कुछ ज्ञान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वह अपने वातावरण से इन चीजों को ग्रहण करता है और किस तरीके से उसका नैतिक विकास होता है, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो कोहल वर्ग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए, टीचिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि इनसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो देखिए, कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि मॉरल डेवलपमेंट थियरी ऑफ कोहल वर्ग। तो कोहल वर्ग ने विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए और प्रयोगों द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। दोस्तों, कोहल वर्ग ने लगातार 20 साल तक प्रयोग किया था बच्चों पर, और इन्होंने, जैसा आपने देखा था कि जीन पियाजे जी ने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था, तो कोहल वर्ग ने अपने खुद के बच्चों पर नहीं लेकिन अपने आसपास के बच्चों पर लगातार 20 साल तक ये प्रयोग किया था, और फिर उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने भी दिया था। तो अगर एग्जाम में अगर ऑप्शन में जीन पियाजे दिया है तो जीन पियाजे भी आप लगाओगे, लेकिन जो सबसे मान्य सिद्धांत है वो किसका है, सबसे मान्य और सबसे अधिक लोकप्रिय सिद्धांत कोहल वर्ग का है। इसीलिए हम कोहल वर्ग का यहाँ पर नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जीन पियाजे जी ने भी दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध, सबसे अधिक फेमस कौन हुआ, कोहल वर्ग का सिद्धांत। तो इसीलिए इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, लॉरेंस कोहल वर्ग महोदय ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा कि कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो 3 अवस्थाएं बताई हैं, और इन तीनों में ही 2-2 चरण हैं। तीनों के ही 2-2 चरण हैं, यानी कि अगर चरण पूछेगा कितने चरण हैं, तो कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के 6 चरण हो जाएंगे। ठीक है, और अगर केवल अवस्थाएं पूछेगा कितनी अवस्थाएं हैं कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं, तो 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो कि 4 से लेकर के 10 वर्ष तक होता है। दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो कि 10 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक होता है। तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो कि 13 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक होता है। तो यहाँ पर पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर हम समझेंगे। तो पूर्व रूढ़िगत नैतिकता के स्तर को 2 भागों में बांटा गया है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज। क्या कहते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 4 से लेकर के 10 वर्ष तक होता है। दोस्तों, इसमें जो पहली अवस्था होती है वो होती है दंड की अवस्था, या फिर ये कह सकते हैं कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और दूसरी होती है पुरस्कार की अवस्था। क्या होती है, पुरस्कार की अवस्था। तो पहली दंड की अवस्था, दूसरी होती है पुरस्कार की अवस्था। तो देखिए, दंड की अवस्था क्या होती है, पुरस्कार की अवस्था क्या होती है, अब ध्यान समझिएगा। जो पूर्व रूढ़िगत अवस्था होती है इसमें बच्चे के अंदर नैतिकता का अभाव होता है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत में बच्चे के अंदर कौन सी अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है, तो पूर्व रूढ़िगत नैतिकता के स्तर में या प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे के अंदर नैतिकता का अभाव होता है, यानी कि क्या सही है क्या गलत है वह नहीं सोच पाता है। इस अवस्था में बालक अपने से बड़ों से डरकर नियमों का पालन करता है, जिससे उसको
दंड की प्राप्ति ना हो, यानी कि माता पिता की आज्ञा को मानता है, अपने घर में बड़ों की आज्ञा को मानता है 4 से 10 वर्ष तक का बच्चा, क्योंकि उसे इस बात का डर होता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा या उनकी बातों को नहीं मानूंगा तो क्या होगा, मुझे दंड की प्राप्ति होगी। अब मम्मी पापा ने कहा है कि बैठ करके पढ़ाई करो और बच्चा निकल गया खेलने, तो खेलने निकल गया तो उसको दंड की प्राप्ति होगी ना। तो दंड की प्राप्ति से वह डरता है कि मुझे दंड की प्राप्ति ना हो, ऐसी कोई गलती ना करूं जिससे मुझे दंड मिले। देखिए, किसी कार्य के करने से होने वाले भौतिक परिणामों के आधार पर वह उस कार्य को अच्छा बुरा कहता है। यहाँ पर बच्चों में दंड से बचकर रहने की अभिप्रेरणा पाई जाती है, यानी कि जिस काम में उसे दंड नहीं मिला वह उसे अच्छा समझेगा, और जिसमें दंड मिल गया वह उसको बुरा समझेगा। तो वह मिलने वाले दंड के आधार पर या मिलने वाले प्रशंसा के शब्दों पर ही वह क्या करता है, वह यह समझता है कि कौन सी चीज नैतिक है और कौन सी चीज अनैतिक है। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर अभी उतनी नैतिकता विकसित नहीं होती है, और बस बच्चा ये सोचता है किसी भी तरीके से उसको कभी दंड ना मिले, उसको जो भी आज्ञा मिले वह उसका पालन करता चले। अब देखिए इसके बाद अब यहाँ पर जो पुरस्कार की अवस्था है, इसमें दूसरी जो पुरस्कार की अवस्था है, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे की नैतिकता स्वार्थ पर आधारित होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक में पुरस्कार प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है। बालक को जिस कार्य के लिए पुरस्कार मिलता है, बालक उस कार्य को करना पसंद करता है जिसके लिए उसे पुरस्कार मिलता है, यानी कि बालक उसी काम को करना पसंद करता है जिसमें उसे पुरस्कार मिलता है। तो यह अवस्था दंड और पुरस्कार की अवस्था है। दंड की अवस्था पहले आपने देखा, फिर पुरस्कार की अवस्था देखा। कोहलबर्ग ने इस अवस्था के विषय में कहा है कि बालक नैतिक विकास की पहली अवस्था में आत्म केंद्रित होता है, यानी कि जिस चीज से उसको लाभ होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर उसको ये बात बता दी गई कि अगर आज तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा समय से तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, अब उस चॉकलेट या उस पुरस्कार के लालच में बच्चा सारे सब्जेक्ट के काम पूरा कर लेगा कि हाँ पापा आएंगे तो चॉकलेट लेकर के आएंगे। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर पुरस्कार, जिस काम के लिए उसको पुरस्कार मिलता है उस काम को वह करना पसंद करता है, और जिसके लिए नहीं मिलता है वह उसको नहीं करना चाहता है। इसके अलावा बच्चा स्वार्थी हो जाता है, यानी कि उसकी नैतिकता स्वार्थ पर आधारित होती है। जैसे कि अगर उसको भूख लगी है तो कुछ भी फ्रिज में रखा है तो छुपा करके खा लेगा, मिठाई खा लेगा या कोई चीज जो भी रखा है तो वह, और जब उससे पूछा जाएगा तो वह बताएगा नहीं। तो वह कहीं ना कहीं उसकी नैतिकता जो होती है वो उसके स्वार्थ पर आधारित होती है, और इस अवस्था में बच्चे के अंदर पुरस्कार पाने की लालसा होती है और वह उन्हीं कामों को करना पसंद करता है जिसके लिए उसे पुरस्कार मिलता है। तो यहाँ पर दंड और पुरस्कार की आप लोगों ने अवस्था देख ली, दंड और पुरस्कार की, जिसमें दंड का मतलब कि बच्चा उन कार्यों को करना नहीं चाहता है जिससे उसे दंड की प्राप्ति हो, यानी कि वह उन कार्यों को करने से बचता है जिसमें उसको दंड मिले। तो वह माता पिता की आज्ञा को, अपने घर के बड़ों की आज्ञा को मानता है। और जो पुरस्कार की अवस्था होती है या अहंकार की अवस्था भी आप इसको कह सकते हो, इसमें बच्चे की नैतिकता स्वार्थ पर आधारित होती है और बच्चा वही काम करना चाहता है जिसके लिए उसे पुरस्कार मिलता है। अब देखिए इसके बाद अब दूसरी अवस्था आ रही है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या परंपरागत स्तर, जो कि 10 से लेकर के 13 वर्ष तक होता है, जिसे हम कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो रूढ़िगत या परंपरागत का मतलब क्या होता है, ऐसे नियम जो शुरू से चले आ रहे हैं और उन्हें हमने वैसे ही अपना लिया है और आगे भी हमारी आगे की पीढ़ियां भी उसको ऐसे ही अपना लेंगी। तो यह अवस्था, इसीलिए इसको रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कहा गया है। इसका क्या मतलब है, देखिए बालक इस अवस्था में माता पिता, परिवार और समाज को देखकर सीखता है। कोहलबर्ग महोदय ने इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की उन्मुखता की अवस्था, यानी कि उन्मुखता का मतलब होता है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की होड़ होती है या बच्चे की इच्छा होती है कि वह अच्छा लड़का बने या अच्छी लड़की बने। तो यहाँ पर आप देखिए इस अवस्था में नैतिक व्यवहार वह माना जाता है जो दूसरों को प्रसन्न करे और दूसरों के द्वारा स्वीकृत हो। इस अवस्था में बालक दूसरों की निगाहों में अच्छा बनने का प्रयास करता है, जैसे कि टीचर्स की निगाहों में अच्छा बनने का काम करता है, पेरेंट्स अपने माता पिता की निगाहों में अच्छा बनने का काम करता है, अपने दोस्तों की निगाहों में अच्छा बनने का काम करता है, अपने आस पड़ोस में भी क्या करता है, वो अच्छा बनने का कोशिश करता है। तो इसके लिए बच्चा सोचता है कि मैं
पढ़ाई में भी अच्छा करूं, मैं खेल में भी अच्छा करूं, मैं अपने माता पिता की आज्ञा को मानूं, जो जितना कहें वो मैं उतना ही करूं। तो अगर स्कूल में बच्चा क्लास में फर्स्ट आएगा, टीचर की कही गई सारी बातों को मानेगा, तो टीचर उसकी प्रशंसा करेंगे ही करेंगे। और वह घर में भी अपने सारे काम व्यवस्थित तरीके से करता है, अपनी अपनी चीजों को सही जगह पर रखता है, स्कूल से आता है सही समय पर, अपना भोजन करता है, फिर उसके बाद वह खेलता है थोड़ी देर, फिर वह अपने होमवर्क को पूरा करने में लग जाता है। फिर वह इस तरीके से जिस तरीके से उसने अपना शेड्यूल रोज का बनाया है उसी तरीके से वह अपना काम करता है। तो उसके माता पिता प्रसन्न रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सब लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो सारी बातें उनकी माने। तो इस तरीके से बच्चा अपने माता पिता की नजर में भी अच्छा बनना चाहता है, अपने दोस्तों की नजर में भी वो अच्छा बनना चाहता है। ये कैसे बनेगा? जब वह अपने दोस्तों की मदद करेगा, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करेगा और वह उनके साथ खेल भी खेलेगा, तो दोस्त भी उससे खुश रहेंगे और आस पड़ोस के लोग तो खुश रहेंगे। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा, अपने माता पिता की बातों को मानता है, दोस्त भी उससे खुश रहते हैं, तो आस पड़ोस के लोग रहेंगे जो उसके पास में रहते हैं, वो सभी लोग तो खुश रहेंगे ही रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चा कोशिश करता है कि सभी लोग उसको अच्छा कहें, सभी लोगों को वह प्रसन्न रखे। अब देखिए इसके बाद तो ये हो गया अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता की अवस्था हो गई, रूढ़िगत परंपरागत अवस्था में या रूढ़िगत नैतिकता के स्तर में। अब देखिए इसमें दूसरा दूसरा चरण क्या है? कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता की अवस्था। तो इस अवस्था में बालक यह समझने लगता है कि सामाजिक प्रक्रिया व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छा से कानून को का सम्मान करने पर निर्भर करती है। इस अवस्था में बालक यह समझने लगता है कि सामाजिक प्रक्रिया व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छा से कानून का सम्मान करने पर निर्भर करती है और इस अवस्था में के बालकों में सामाजिक भावना बनाए रखने की उन्मुखता होती है। धीरे धीरे बालक में बहिर्मुखी प्रवृत्ति बढ़ने लगती है और इस अवस्था में बालक अब आत्म केंद्रित नहीं रहता है। तो रूढ़िगत जो पूर्व रूढ़िगत अवस्था थी उसमें आपने देखा था कि बच्चा केवल अपने तक ही सीमित रहता है, वह बस यही सोचता है कि मैं क्या ऐसी कोई गलती ना करूं कि कि मुझे दंड मिल जाए, और ऐसा काम करूं जिससे मुझे पुरस्कार मिल जाए। तो बस सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो आत्म केंद्रित होता है। लेकिन अब ये जो अवस्था है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या परंपरागत स्तर 10 से लेकर के 13 वर्ष तक की अवस्था, इसमें बच्चा अब आत्म केंद्रित नहीं रह गया। अब वह अपने परिवार के बारे में भी सोच रहा है कि कैसे मैं सबको खुश रखूं, परिवार के सभी सदस्यों को। वह ये भी सोचता है कि मैं टीचर्स को कैसे, सभी टीचर मुझसे कैसे खुश रहें, मेरे दोस्त भी मुझसे खुश रहें, आस पास के लोग भी खुश रहें। तो वह सबके बारे में सोचता है। तो बच्चा आत्म केंद्रित नहीं रह जाता है, वो सभी के बारे में सोचने लगता है, केवल अपने बारे में ही नहीं। तो देखिए कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता की अवस्था होती है। तो इसमें देखिए इसमें बच्चे को ये बात समझ में आ जाती है कि समाज में जो भी बनाए गए नियम कानून हैं वह व्यक्तियों की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वह उस कानून का सम्मान करें या ना करें। जैसे कि आपको पता है सड़क पर हमें बाएं साइड से चलना है, अब ये हमारी इच्छा है कि हम उस नियम को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या गाड़ी बाएं साइड से चलाना है, क्रॉस भी सही टाइम पर करना है, हमें ध्यान रखना है कौन सी बत्ती जल रही है ट्रैफिक पर, उसके अनुसार ही हमें अपनी गाड़ी निकाली है। तो ये सब चीजें क्या है, यहाँ पर ये बताया गया है कि बच्चे को ये बात समझ में आती है कि जो भी नियम कानून या जो भी रूल बनाए गए हैं समाज में, वह व्यक्तियों की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वह उस कानून का पालन करें या ना करें। ये बात उसको समझ में आ जाती है। इसके अलावा बच्चे के अंदर ये भावना होती है कि जो सामाजिकता है वह बनी रहे, यानी कि सभी लोग जो कानून व्यवस्था है उसका पालन करें। भले ही वह यह जान जाता है कि यह व्यक्तियों की इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके मन में यह बात आ जाती है कि सभी लोगों को सामाजिक भावना का सम्मान करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे की जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति है वह धीरे धीरे अपनी बातों को लोगों के समक्ष रखना शुरू करने लगता है इस अवस्था में, 10 से 13 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसमें। और अब वह सभी लोगों के बारे में सोचने लगता है। अब देखिए इसके बाद लास्ट स्टेज है या उत्तर रूढ़िगत स्तर है। देखिए पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है जो कि 13 से लेकर के 16 वर्ष तक होती है और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर रूढ़िगत स्तर यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो यहाँ पर क्या होगा, इस स्तर पर नैतिकता सबसे अधिक पाई जाती है और इस स्तर पर बालक स्वयं से नैतिकता का निर्धारण करता है और वह समाज के बनाए गए
नियमों कानूनों का पालन करने लगता है। यानी कि यह जो अवस्था होती है इसमें बच्चे के अंदर विवेक स्वयं विवेक आ जाता है। यानी कि अब उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है वह बढ़ चुकी है। और किस प्रकार बढ़ चुकी है कि उसे ये बात समझ में आने लगती है कि किसी ऐसी स्थिति में जहां पर हम अगर कानून का पालन नहीं कर रहे हैं तो उसका क्या रीजन है। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसका बच्चा बहुत बहुत बीमार है और उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो वह व्यक्ति क्या करेगा। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा जिसके पास पैसे नहीं है, तो वह व्यक्ति दुकान में जाता है, दवा की दुकान में, और दवा की चोरी करके ले आता है। हालांकि इससे पहले की जो स्टेज थी रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, उसमें बच्चे को ये बात पता थी कि चोरी करना क्या है, गलत बात है। लेकिन अब इस स्टेज में उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के स्तर में अब उसके अंदर खुद स्वयं विवेक यह आ चुका है कि अगर उस व्यक्ति ने चोरी की, उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने चोरी की। और चोरी क्यों की? क्योंकि उसका बच्चा बहुत ज्यादा बीमार था और अगर वह दवा की चोरी नहीं करता तो उसका बच्चा बच नहीं पाता। तो यहाँ पर उस बच्चे के अंदर अब इस व्यक्ति के लिए नैतिकता आ गई है। इस व्यक्ति के लिए नैतिकता आ गई है कि उस वक्त अगर वह अपने बच्चे के लिए दवा नहीं लाता तो उसकी जान नहीं बच पाती। तो यहाँ पर ये बात बच्चे को समझ में आई कि किसी का जीवन बचाना क्या है, ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से अब बच्चे के अंदर नैतिकता आने लगती है। वह सबसे पहले नैतिक चीजों के बारे में सोचने लगता है, अपने स्वयं विवेक का प्रयोग करने लगता है कि व्यक्ति किस जगह पर गलत है, किस जगह पर सही है। तो यहाँ पर अब बच्चे के अंदर धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगती है कि किसी व्यक्ति ने चोरी की, किसी व्यक्ति ने किसी का कोई सामान छीन लिया, तो वह उसने क्यों किया, उसका रीजन क्या था। कई बार आपने देखा होगा कि कोई सही व्यक्ति भी है, किसी ने गलती से उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी और उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही है, तो जो जो 13 से 16 वर्ष तक का बच्चा है उसके दिमाग में ये बात आती है, क्या आती है कि यह व्यक्ति तो सही है, यह समाज में लोगों का भला करता है, इसको पुलिस क्यों पकड़ कर लेकर के जा रही है। बच्चे के अंदर स्वयं विवेक की क्षमता आ जाती है, नैतिकता का स्तर उसका बढ़ जाता है और वह यह सोचने लगता है कि कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा गलत है। हालांकि जब उस व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिलेगा तो उसको पुलिस छोड़ देगी, लेकिन कहीं ना कहीं जब पकड़ करके पुलिस लेकर के जाती है तो बच्चा इस स्तर का बच्चा जरूर ये सोचता है कि क्यों पुलिस इसको पकड़ करके लेके जा रही है, जबकि यह बहुत अच्छा इंसान है। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर इस तरीके की भावना आ जाती है कि क्या सही है, क्या गलत है, बच्चा यह सोचने लगता है। तो कानूनों का पालन भी बच्चा करने लगता है। यहाँ पर बालकों के नैतिक आदर्श स्वयं से निर्धारित होते हैं। यानी कि बच्चा अब खुद सोच लेता है कि किस सिचुएशन में कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा व्यक्ति गलत है। कोहल वर्ग ने इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा है। पहला है सामाजिक अनुबंधन की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा वही करता है जो उसे सही लगता है। वह यह भी सोचता है कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। यदि एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो यहाँ देखा जाएगा कि जीवन बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चे के अंदर सामाजिकता की भावना तो आती ही है और बच्चा वही करता है जो उसे सही लगता है। तो इस अवस्था में बच्चे को ये बात समझ में आ गई कि उस व्यक्ति के बच्चे की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। अगर उसने दवा की चोरी की फिर भी हमारी जो नैतिकता है, जो हमारी मॉरल वैल्यू है, उस व्यक्ति के साथ है। फिर है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अवस्था। यह क्या है? इसे विवेक की अवस्था भी कहते हैं। बालक ऐसे नियमों का पालन करता है जिससे समाज का भला हो। व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले औरों के जीवन के बारे में भी सोचता है। जैसे कि बच्चे के माइंड में अगर कोई गलत चीज चलती है तो उसके दिमाग में ये बात आती है कि अगर मैं कोई गलत काम करूंगा, मेरे पास तो मेरे माता पिता, मेरे परिवार, सभी लोग हैं, मेरे पास हर चीज है। अगर मैं बाहर जा करके किसी को परेशान करता हूँ, किसी को ब्लैकमेल करता हूँ, और इससे क्या होगा, अगर मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो उससे मेरे माता पिता की जो छवि है वो खराब होगी, परिवार का नाम खराब होगा और लोग गलत निगाह से देखेंगे परिवार के लोगों को। तो बच्चा कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता है और वह अपने खुद का विवेक प्रयोग करता है कि कौन सा काम सही है, कौन सा गलत है। जो सही है मैं वही करूं और ऐसे काम करूं जिससे लोगों का, सोसाइटी का क्या हो, भला हो और लोग भी
मेरा मेरे परिवार का सम्मान करें। और औरों के जीवन के विषय में बच्चा जरूर सोचता है कि औरों के लिए भी मैं क्या कर सकता हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ उससे लोगों का उससे लोगों का भला हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इन सभी बातों के बारे में बच्चा सोचता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है, इसमें आप लोगों ने देखा कि बच्चा 3 अवस्थाओं से गुजरता है: पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर और उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों अवस्थाएं समझ में आई होंगी और ये जो कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने बहुत बहुत खास मित्रों मित्रों को इसको जरूर शेयर कर दिया करें। अगर आपको लगता है कि आपके शेयर करने से आपके मित्र भी अच्छी तैयारी करेंगे तो प्लीज आप वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें। और जितनी भी वीडियोस हैं आप लोग सभी को शेयर कर दिया करें ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमारे चैनल से जुड़े और सारे वीडियोस को देखें। दोस्तों, अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तो इससे जितने भी आपके साथ के आपके भाई बहन हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी लाभ मिलेगा और आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आपको पता है कि मैंने सारे सिद्धांत पढ़ा दिए हैं अधिगम के, फॉलो का, थॉर्नडाइक का, स्किनर का, कोहलर का। इसके अलावा आपको बाल विकास की तीनों अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बारे में भी पढ़ा दिया है। तो आप इन सभी को देखिए। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, बंडूरा का सिद्धांत मैंने पढ़ा दिया है। ये सभी आपके काम के हैं और इन सभी से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत जो आज मैंने ये चैप्टर पढ़ाया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर करिए और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते चलिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के वीडियोस को आप देखिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान है, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सारे वीडियोस को देखते रहें। दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, हर एक विषय की फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और टेलीग्राम पर जाकर के आप सिंपली टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करोगे तो भी आपको वहां पर हमारे चैनल की लिंक मिल जाएगी और आपको वहां पर हमारा चैनल दिख जाएगा इस तरीके से टीयूसी बना हुआ लोगो। उस पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेंगे चैनल को और इस तरीके से आप यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो आपको सभी की सभी पीडीएफ बराबर मिलती रहेंगी और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको टेस्ट मिलते रहेंगे हर एक विषय के, तो आपको ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इस फ्री पीडीएफ का लाभ लेंगे और सारे वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, तैयारी को बेहतर बनाएंगे और हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में आज आप लोगों ने 3 अवस्थाएं सीखी हैं: पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर और उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पूरा सिद्धांत समझ में आया होगा। तो रूढ़िगत नैतिकता का स्तर अगर आपको इतना याद है तो इसी में पहले वाले में पूर्व लगाना है, लास्ट वाले में उत्तर लगाना है और बीच वाले में यही रख देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितना आसान है इसको याद करना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सारी चीजें समझ ली होंगी अच्छे से और आप सभी लोग एग्जाम में अच्छा ही करके आएंगे। दोस्तों, आप सभी लोग देश का भविष्य हैं, आप सभी लोग देश का भविष्य बनाने जा रहे हैं। तो हमारी भी यही कामना है कि आप लोग अच्छे से अच्छा शिक्षक बने ताकि आप लोग अच्छा करेंगे तो हमारा राष्ट्र, हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा तो आपको पता ही है कि सभी लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और एक खुशहाल देश हम बना पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे चैनल से बने रहेंगे और वीडियोस शुरू होने से पहले आप जरूर शेयर करेंगे अपने प्रिय मित्रों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से ऐसे जुड़े रहिएगा क्योंकि हमारा एक ही सपना है आप सभी को गवर्नमेंट टीचर बनते हुए देखना और आप सभी का सपना जब पूरा होगा तो हमें बहुत बहुत खुशी होगी। तो ऐसे ही बने रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।